हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इटर्नल्स मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। ये मूवी एमसीयू सीरीज की है, लेकिन ये मूवी पुरानी एमसीयू की मूवीज से ज्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें रोलिंग क्रेडिट्स की हेल्प से इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स के बारे में बताया जाता है कि यूनिवर्स के बनने से भी पहले एक प्राइम इटर्नल का जन्म होता है, जिसका नाम होता है अरिशेम। प्राइम इटर्नल अरिशेम की सबसे पहले सूरज को बनाता है, जिस वजह से यूनिवर्स के अंदर लाइट आ पाती है। आगे ही वो ऐसे और कई सूरज बनाता है, जिस वजह से हमारे सृष्टि का निर्माण हो पाता है और यूनिवर्स में एक बैलेंस स्थापित हो जाता है। मगर तभी अचानक से यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे जीव आने लगते हैं जो कि यूनिवर्स में रहने वाले लिविंग ऑब्जेक्ट्स को खाने लगते हैं। उन जीवों को डेविएंट्स कहा गया है। डेविएंट्स के द्वारा लोगों को खाने की वजह से पूरे यूनिवर्स में उथल पुथल मच जाती है और जो बैलेंस बना हुआ था वो पूरी तरह बिगड़ जाता है। अब दोबारा बैलेंस को बनाने के लिए प्राइम इटर्नल अरिशेम ने ओलंपिया ग्रह पर रहने वाले कुछ वीर योद्धाओं को डेविएंट्स को मारने के लिए भेजा। इन वीर योद्धाओं को इटर्नल्स कहा गया है। यूनिवर्स में जैसा कि बहुत से प्लेनेट होते हैं, जिस भी प्लेनेट पर जीवन मौजूद था उस प्लेनेट पर डेविएंट्स भी थे जो कि लोगों को खा रहे थे। इस वजह से उन सभी प्लेनेट्स पर इटर्नल्स को भेजा और ऐसे ही धीरे धीरे दोबारा बैलेंस स्थापित हो गया। अर्थ की बारी आई। अर्थ के ऊपर भी अब जीवन मौजूद हो चुका था। इस वजह से डेविएंट्स को मारने के लिए अर्थ के ऊपर इटर्नल्स आते हैं। जब इटर्नल्स अर्थ पर पहली बार आते हैं तो उस समय 5000 बीसी मेसोपोटामिया की सभ्यता का समय था। वो अर्थ के ऊपर आते ही अपनी अपनी पावर्स के सहारे डेविएंट्स को मारने लगते हैं और वहाँ के लोगों को बचा लेते हैं। अर्थ के ऊपर टोटल 10 इटर्नल्स आए थे और उन सभी इटर्नल्स की अलग अलग पावर्स थी। आइए एक बार इनकी पावर्स देख लेते हैं। पहला, इक्रिस। ये सभी इटर्नल्स में से सबसे पावरफुल होता है। ये आंखों से लेजर निकाल सकता है और बड़ी आसानी से उड़ सकता है। दूसरी, सर्सी। ये किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की फॉर्म आराम से चेंज कर सकती है, जैसे पत्थर को पानी बना सकती है, पानी को हवा, लाइक दैट। तीसरी, एजैक। ये सभी इटर्नल्स की लीडर थी, इसलिए इसे प्राइम इटर्नल कहा गया है और इसके पास एक हीलिंग फैक्टर है, जिसकी मदद से ये अपनी चोट और बाकी इटर्नल्स की चोटों को पूरी तरह से हील कर सकती है। चौथे पे मक्कारी। इसके पास सुपर स्पीड की पावर है। पांचवे पर थीना। ये लड़ने में पूरी तरह से परिपूर्ण है। इसके पास हर किसी टाइप के हथियार को चलाने की पूरी स्किल है। छठे पर स्प्राइट। ये आसानी से किसी भी तरह का इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। सातवें पर गिलगमेश। ये बहुत पावरफुल है और सबसे ज्यादा पावर्स इसके हाथों में होती है। आठवें पर फेस्टोस। ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है, नए नए टाइप की टेक्नोलॉजीज और डिवाइस को हमेशा बनाता रहता है। नौवे पर किंगो। यह आराम से हाथों से गोले और बारूद छोड़ सकता है। और 10वें पर आता है ड्रुइग। ये किसी के भी माइंड को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो अब कहानी पर वापस आते हैं। ये सारे इटर्नल 5000 बीसी में आकर वहाँ पर रहने वाले लोगों को डेविएंट्स को मारकर बचा लेते हैं। उस समय के लोग इन लोगों को देखकर बहुत डर जाते हैं, मगर इटर्नल्स लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें उनसे कोई भी खतरा नहीं है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। इटर्नल्स डेविएंट से लोगों की रक्षा करते रहते हैं। प्राइम इटर्नल एजैक के पास एक और बड़ी जिम्मेदारी थी। उसको जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी या किसी इंफॉर्मेशन को प्राइम सेलेस्टियल अरिशेम के पास पहुंचाना होता था तो वो उससे कनेक्ट हो जाती थी। अरिशेम से कनेक्ट करने के लिए वो एक गोल्डन ऑर्ब का इस्तेमाल करती थी। ऑर्ब कहें तो एक छोटा सा स्पीयर जो कि उसकी बॉडी में ही रहता था। जैसे ही वो अरिशेम से कनेक्ट होती थी, वो उसको सारी दिक्कतों और सजेशंस के बारे में बताती रहती थी। इस तरह से उनके बीच बातचीत हो जाया करती थी। अब ऐसे ही लोगों की रक्षा करते करते बहुत सारा समय बीत जाता है और हमें 575 बीसी यानी बेबीलोन की सभ्यता में दिखाया जाता है। इटर्नल्स इंसानों की रक्षा के साथ साथ उनको डेवलप होने में भी मदद कर रहे थे। फेस्टोस अपने इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के लिए हल जैसे डिवाइसेस को बना रहा था, जो कि उनको खेती करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे। इसी बीच इक्रिस और सर्सी आपस में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ऐसे ही आगे चलकर 400 एडी यानी गुप्त साम्राज्य में आकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। आगे कुछ सालों तक सब कुछ अच्छे से चला, मगर फिर आया 1521 एडी का टाइम। जैसे जैसे अर्थ के लोग इवॉल्व हो रहे थे, उनके मन में एक दूसरे के लिए जलन पैदा होने लगी थी। कुछ राजा मिलकर जनता के ऊपर कत्लेआम मचा रहे थे। ड्रुइग से ये सारी चीजें देखी नहीं जा रही थी। वो सभी लोगों को एक साथ कंट्रोल करके इस कत्लेआम को रोक सकता था, मगर प्राइम इटर्नल एजैक ड्रुइग को रोक लेती हैं। वो कहती हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर है कि हमें सिर्फ डेविएंट्स को मारना है और हम इंसानों को किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकते। इंसानों के बीच चाहे कितना ही बड़ा मैटर क्यों ना हो जाए, हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना है। उन दोनों के बीच ये बातें चल रही थी, तभी अचानक से थीना अपने ऊपर कंट्रोल खो देती है और अपने इटर्नल साथियों को मारने लगती है।
सभी लोग मिलकर बड़ी मशक्कत से किसी तरह से थीना को कंट्रोल कर लेते हैं, मगर अब थीना बाकी इटर्नल्स के लिए खतरा बन चुकी थी। प्राइम इटर्नल एजैक बताती हैं कि थीना के मन में बहुत सारी पुरानी यादें अभी तक जिंदा है जो कि उसको परेशान कर रही हैं, और इसी वजह से थीना अपने ऊपर कंट्रोल खो देती है, और अगर थीना को ठीक करना है तो हमें उसकी पुरानी यादों को मिटाना होगा। मगर थीना नहीं चाहती थी कि उसकी पुरानी यादों को मिटाया जाए, ये उसके लिए बहुत मेमोरेबल चीजें थी, इस वजह से वो चाहती थी कि उसकी यादों को ना मिटाया जाए। ड्रूइग भी एजैक की बात नहीं मानता, उसका विश्वास एजैक के ऊपर से पूरी तरह से हट चुका था। वो कहता है कि मैं चाहता तो इंसानों के बीच चल रही इस मारकाट को एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ, मगर अब तक आपके इन ऑर्डर्स की वजह से मैं रुका हुआ था। हम तो धरती पर इंसानों की रक्षा करने के लिए आए थे, तो अब जब इंसान आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं तो हम उनकी अब रक्षा क्यों नहीं कर रहे। ये कहने के बाद ड्रूइग सारे इटर्नल्स को छोड़कर नीचे लड़ने वाले इंसानों को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ता है। एजैक और इक्रिस दोनों इटर्नल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सब कुछ बेकार था। ड्रूइग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो जैसे ही नीचे पहुंचता है, सभी इंसानों को एक साथ कंट्रोल करके वहां पे चल रही लड़ाई को बंद करा देता है। ड्रूइग की इस हरकत की वजह से प्राइम इटर्नल एजैक को समझ में आ चुका था कि सभी इटर्नल्स अपनी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो अब मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानना चाहते। तो इस वजह से एजैक सबसे कह देती है कि तुम सब यहाँ से जा सकते हो और दूर जाकर अपनी अपनी जिंदगी को जिस तरह से जीना चाहो जी सकते हो, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। और इस तरह ये 10 इटर्नल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गिलगमेश थीना की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो कहता है कि अगर थीना आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो मैं उसे संभाल लूंगा, और उसे लेकर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। स्प्राइट और सरसी भी एक दूसरे के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, और इसी टाइम सरसी इक्रिस से लास्ट बार मिलती है। इसका मतलब वो अब अलग हो चुके हैं। किंगो एक बॉलीवुड एक्टर बन जाता है। ड्रूइग कुछ लोगों के साथ उनको कंट्रोल करके अमेज़न के जंगलों के बीच रहता है, और मक्कारी अपने स्पेसशिप डोमो जिससे वो धरती के ऊपर आए थे उसके अंदर ही रहने के लिए डिसाइड करती है। और इस तरह से ये सभी इटर्नल्स एक दूसरे से दूर होकर अपनी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। सभी को बिछड़े हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। सरसी अब एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर की जॉब करती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप आता है। सरसी अपनी क्लास के सभी बच्चों को किसी तरह से बचा लेती है। अब हमें शाम के टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सरसी एक टीचर डेव विटमैन को डेट कर रही है। उन दोनों के साथ स्प्राइट भी थी, और वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, मगर तभी उनके ऊपर एक डेविएंट अटैक कर देता है। वो किसी तरह से डेविएंट से बच रहे थे, मगर तभी अचानक से वहाँ पर इक्रिस उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। इक्रिस से लड़ाई के बीच जब डेविएंट को चोट लगती है तो वो अपने आप को हील कर लेता है। ऐसा डेविएंट ने कभी भी पहले नहीं किया था। इक्रिस किसी तरह उस डेविएंट को भगा देता है, मगर उसको मार नहीं पाता, क्योंकि अब वो अपने आप को हील करने लगा था। अब सरसी अपने बॉयफ्रेंड डेव विटमैन को सारी कहानी बताती है कि किस तरह से वो लोग 7000 साल पहले इस धरती पर आए थे ताकि वो इंसानों को डेविएंट से बचा सकें। डेव विटमैन सरसी से पूछता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तब तुम इंसानों को बचाने के लिए क्यों नहीं आए थे। तो सरसी उसे बताती है कि हमें ऊपर से सख्त ऑर्डर थे कि हमें किसी भी तरह से इंसानों के बीच में दखल नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो इंसान खुद ब खुद न डेवलप होके हमारे ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होने लगेंगे और उनका विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। घर पर आकर सरसी के मन में अब भी सवाल थे कि उस डेविएंट ने अपने आप को हील कैसे कर लिया, और अब डेविएंट इंसानों की बजाय इटर्नल को मारने में क्यों इंटरेस्टेड है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए सरसी इक्रिस और स्प्राइट के साथ प्राइम इटर्नल एजैक से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो उन सब की लीडर थी और उसको जरूर इसके बारे में कुछ जानकारी होगी। मगर जैसे ही वो तीनों एजैक के ठिकाने पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि एजैक मारी जा चुकी है। इक्रिस कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक डेविएंट का काम है। सरसी एजैक की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी, वो उसकी बॉडी के पास ही बैठी हुई थी, मगर तभी अचानक से सरसी की बॉडी से वो ऑर्ब निकलता है, जिसकी मदद से वो अरिशियम से कनेक्ट हो पाती थी। वो ऑर्ब एजैक की बॉडी से निकलकर सरसी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, और सरसी अचानक से अरिशियम से कनेक्ट हो जाती है। अरिशियम सरसी से सिर्फ एक बात कहता है कि अब समय आ चुका है, और वो दोबारा अरिशियम से डिस्कनेक्ट हो जाती है। नीचे आकर वो स्प्राइट और इक्रिस को इसके बारे में बताती है कि अभी कुछ देर पहले ही वो अरिशियम से कनेक्ट हुई थी, मगर इक्रिस को सरसी की बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इक्रिस को लगता था कि वो सबसे पावरफुल इटर्नल है। इस वजह से एजैक अगला लीडर तो उसे चुनेंगी। इसी वजह से वो सरसी से कहता है कि कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ था, अब प्राइम इटर्नल एजैक तो मर चुकी थी। तो वो तीनों लोग बाकी सब इटर्नल्स को इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले
वो मुंबई में जाते हैं और वहाँ इटर्नल किंगो से मिलते हैं। किंगो अब एक बॉलीवुड स्टार बन चुका है। किंगो के साथ एज अ मैनेजर अपने इंडियन एक्टर हरीश पटेल भी हैं, जिनका इस मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। वो तीनों किंगो को बताते हैं कि अब एजेक मर चुकी है, इस वजह से तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। तो किंगो और उसका मैनेजर उन तीनों को वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन में बिठाकर ले जाने लगते हैं। रास्ते में साथ साथ किंगो का मैनेजर करुण एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहा था, जो कि मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब वो सब लोग उस प्राइवेट प्लेन से गिलगमेश के पास पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते ही वो उसे बताते हैं कि अब एजेक मर चुकी है। ये बात सुनकर गिलगमेश बहुत ज्यादा दुखी होता है। थीना अब तक गिलगमेश के साथ ही थी। वो सब लोग एक साथ बहुत सालों बाद मिल रहे थे। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। मगर तभी अचानक से दोबारा सर्सी उस ऑर्ब की मदद से अरिशम से कनेक्ट हो जाती है और इस टाइम सर्सी को एक असली सच पता चलता है। अरिशम सर्सी को बताता है कि यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स को चुना जाता है जिनके ऊपर लाइफ मौजूद होती है और उन प्लैनेट्स के ऊपर बिल्कुल डीप बीचों बीच जाकर सेलेस्टियल्स के बीज को बो दिया जाता है। तो जो प्लैनेट चुने गए हैं उनमें अर्थ का भी एक नाम है और इसी वजह से अर्थ के अंदर भी एक टियामुत नाम के सेलेस्टियल का बीज बहुत सालों पहले बो दिया गया था। सेलेस्टियल्स को बड़ा होने के लिए उस प्लैनेट पर रहने वाले लोगों से एनर्जी मिलती है। इस वजह से जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही जल्दी एक सेलेस्टियल जन्म ले पाएगा और आगे जाकर एक नई गैलेक्सी और नए सूरजों का निर्माण करेगा। मगर शुरुआत में एक दिक्कत आ गई थी। जब प्लैनेट्स के ऊपर पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी तो जंगली जानवर आके वहाँ के लोगों को मार दिया करते थे। तो उन जंगली जानवरों को मारने के लिए अरिशम ने डेविएंट्स को बनाया, जो कि जंगली जानवरों को मार के इंसान को बचा लिया करते थे। मगर अरिशम से एक गलती हो गई, वो डेविएंट्स अब इवॉल्व करने लगे। इस वजह से अब वो जंगली जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मारने लगते हैं। ये अरिशम की ही गलती थी। उसको डेविएंट्स के अंदर इवॉल्व होने वाला फीचर नहीं डालना था। अब डेविएंट्स की वजह से पॉपुलेशन कम होने लगी और सेलेस्टियल जल्दी प्लेनेट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उनका इमरजेंस नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से डेविएंट्स को रोकने के लिए अरिशम ने इटर्नल्स को बनाया ताकि वो प्लेनेट्स पर जाकर डेविएंट्स को मार दें और उस प्लेनेट की पॉपुलेशन जल्द से जल्द बढ़ने लगे और उस प्लेनेट के अंदर के सेलेस्टियल का इमरजेंस हो सके। और अब अर्थ पर भी इमरजेंस का समय आ चुका है। अब एक सेलेस्टियल इस अर्थ को फाड़ता हुआ इससे बाहर निकल जाएगा। एजेक को शुरुआत से ही इन सब चीजों के बारे में पता था। सर्सी अरिशम से पूछती है कि क्या ये मेरा पहला मिशन था, तो अरिशम बताता है कि तुमने ऐसे बहुत से मिशंस पहले भी किए हैं और तुम किसी ओलंपिया नाम के प्लेनेट से नहीं आई हो, बल्कि तुम सभी इटर्नल्स एक वर्ल्ड फॉर्ज नाम की जगह से आते हो और इसी जगह पर तुम सब लोगों की पुराने मिशंस की यादों को रखा जाता है। अब हमें यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि थीना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाती थी, क्योंकि उसके पुराने मिशंस की यादें इस बार पूरी तरह से नहीं मिटाई गई थी, जो कि उसके दिमाग पर हावी हो जाती थी और वो आसानी से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। अब सर्सी वापस अरिशम से डिस्कनेक्ट होती है और अर्थ पर आती है। वो सभी इटर्नल्स को इन बातों को बताती है, जिसको सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। उनको अर्थ के ऊपर आने का अपना मेन मिशन पता चलता है कि वो इंसानों को बचाने नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल के इमरजेंस में मदद करने के लिए आए थे, जो कि इन इंसानों को मारकर ही जिंदा हो सकता है। अब सर्सी सेलेस्टियल टियामुत, जो कि धरती को फाड़कर बाहर निकलेगा, उसको रोकना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि एक सेलेस्टियल के लिए इतने करोड़ों लोगों की जान देना कोई ठीक बात नहीं है। वो अब अर्थ के लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुकी थी। इमरजेंस को रोकने के लिए सर्सी के पास एक प्लान था कि वो ड्रूइग की मदद से उस सेलेस्टियल को सुला देगी और इमरजेंस रुक जाएगा। तो वो सब लोग अब अमेज़न के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्रूइग कुछ लोगों को कंट्रोल करके उनके साथ रहता था। वो जाकर ड्रूइग को सारी बातें बताते हैं कि किस तरह एजेक की मौत हुई और इटर्नल्स का धरती पर आने का मेन मकसद क्या था। मगर ड्रूइग उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको अब इटर्नल्स की बातों पर विश्वास नहीं था। उसका विश्वास अब इटर्नल्स के ऊपर से चला गया था। सभी इटर्नल्स वहीं पर रुक जाते हैं। उनका मानना था कि थोड़े ही समय में ड्रूइग सारी बातों को समझकर उनके साथ आ जाएगा। आगे हमें एक और इंटरेस्टिंग बात के बारे में पता चलता है कि स्प्राइट इक्रिस को लाइक करती है, मगर इक्रिस तो सर्सी को पसंद करता है। स्प्राइट की अरिशम से यही शिकायत थी कि अगर उसे भी लंबा और खूबसूरत बनाया होता तो शायद इक्रिस भी उससे प्यार करता। और तभी अचानक से उन सब के ऊपर बहुत सारे डेविएंट्स का अटैक हो जाता है। इस बार डेविएंट्स बहुत ज्यादा और एक साथ आए थे। इस वजह से ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चलती है। एक एक करके इटर्नल्स के द्वारा बहुत सारे डेविएंट्स को मार दिया जाता है और एक डेविएंट को तो सर्सी पूरी तरह से जमा देती है। ऐसा उसने आज तक कभी नहीं किया था, क्योंकि उसका जादू तो सिर्फ नॉन लिविंग चीजों पर ही चलता था और वो भी इस बार इसे देखकर हैरान हो गई थी। मगर इस बार लड़ाई में वही डेविएंट जिसने एजेक को मारा था, वो गिलगमेश की पावर्स को छीनकर उसे भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग, खासकर थीना,
गिलगमेश की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि गिलगमेश की मौत थीना को बचाते हुए ही हुई थी। अब सभी लोग मिलकर गिलगमेश की चिता को आग देते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद अब ड्रूइग को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। इस वजह से वो उनके साथ चलने के लिए तैयार था, मगर वो कहता है कि उसके अकेले की बस की बात नहीं कि वो इतने बड़े सेलेस्टियल को सुला सके। तो उस सेलेस्टियल को सुलाने के लिए उनको अपने दोस्त फेस्टोस की मदद लगती। इस वजह से वो लोग फेस्टोस के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। फेस्टोस सबसे अलग अपने बेटे और हस्बैंड के साथ एक घर में रहा करता था। ही वॉज टोटली हैप्पी विद हिज फैमिली। फेस्टोस अपनी फैमिली को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर इटर्नल्स किसी तरह उसको मना लेते हैं और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब सभी इटर्नल एक साथ मिलते हैं इराक में, जहाँ पर उनका स्पेसशिप डोमो गड़ा हुआ था और जिसके अंदर सदियों से मक्कारी रह रही थी। फेस्टोस डोमो के अंदर पहुंचते ही सेलेस्टियल को सुलाने का एक डिवाइस बनाने की प्लान कर लेता है। वो डिवाइस के रूप में कुछ ब्रेसलेट्स को बनाना चाहता था, जिसकी मदद से सारे इटर्नल एक साथ कनेक्ट हो सकते थे और उनमें से कोई एक सभी की पावर को यूज करके उस सेलेस्टियल को सुला सकता है। मगर इस प्लान में सभी इटर्नल्स एक साथ नहीं थे। उनमें से कुछ का मानना था कि वो सेलेस्टियल जो अर्थ को फाड़ कर बाहर निकलेगा, कहीं वो ज्यादा पावर की वजह से सोने की बजाय सीधा मर ही न जाए। और तभी हमें 6 दिन पहले हुई एक इम्पोर्टेंट फ्लैशबैक घटना को दिखाया जाता है। प्राइम इटर्नल एजैक अभी तक जिंदा थी और उसके पास इक्रिस था। एजैक इक्रिस को बताती है कि आज से सीधा 7 दिन बाद इमरजेंस होगा और सेलेस्टियल टियामुत धरती को फाड़कर जन्म लेगा। मगर इस बार एजैक अर्थ के लोगों से बहुत ज्यादा पर्सनली कनेक्ट हो चुकी थी और वो इमरजेंस को रोकना चाहती थी। उसको लग रहा था कि अरिशीम ने पृथ्वी का भविष्य गलत लिखा हुआ है। इक्रिस पहले तो एजैक से कह देता है कि मैं आपके साथ हूँ, मगर वो अरिशीम का एक कट्टर भक्त था। उसको इमरजेंस को रोकने का आइडिया बिल्कुल बेकार लगता है। इसी वजह से वो एजैक को एक पहाड़ी के नीचे डेविएंट्स के बीच फेंक देता है और उन्हीं में से एक डेविएंट एजैक की पावर छीनकर उसको मार देता है। इसी वजह से हमें शुरुआत में जो डेविएंट्स दिखाया गया था वो एजैक की पावर्स की वजह से ही अपने आप को हील कर पा रहा था। एजैक को मारने के बाद इक्रिस उसकी बॉडी को उठाकर उसके घर में छोड़ देता है। इक्रिस का प्लान था कि जब तक बाकी इटर्नल्स को एजैक की बॉडी मिलेगी और वो डेविएंट से एजैक की मौत का बदला लेंगे, तब तक 6 दिन आसानी से बीत जाएंगे और इस धरती पर इमरजेंस हो जाएगा। बाकी इटर्नल्स को असली कहानी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं। इक्रिस ने जिस तरह चीजों को सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सभी इटर्नल्स को पूरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था और वो अब इमरजेंस को रोकने की तैयारी कर रहे थे। और तभी अचानक से इमरजेंस की शुरुआत हो जाती है। फेस्टोस मक्कारी को एक डिवाइस देता है जिसकी मदद से मक्कारी तुरंत भागती हुई पूरी अर्थ को कवर करती है और उस जगह का पता लगा लेती है जहाँ पर इमरजेंस होने वाला है। इक्रिस उनके साथ शुरुआत से ही नहीं था और इस बार वो सीधा सीधा उनसे कह देता है कि इस काम में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सभी इटर्नल्स को इक्रिस के बिहेवियर को देखकर समझ में आ जाता है कि असल में एजैक को इक्रिस नहीं मारा है। पूरी टीम अब टूट चुकी थी। इक्रिस सबको धमकी देता है कि मैं तुम्हें इमरजेंस को रोकने नहीं दूंगा और वहाँ से फेस्टोस का डिवाइस तोड़कर जाने लगता है। मगर इक्रिस के साथ स्प्राइट भी जाती है क्योंकि स्प्राइट इक्रिस से प्यार किया करती थी। किंगो भी उनका साथ बीच में ही छोड़ देता है। वो इनके खिलाफ नहीं था, बस वो उनकी मदद इमरजेंस को रोकने में नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि इक्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ना अपनी मौत को बुलाना होगा। इस वजह से किंगो और उसका मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। अब फेस्टोस जल्द से जल्द सर्सी के उस ऑर्ब की मदद से उस डिवाइस अनमाइंडेड को बनाता है। अब अर्थ को तो बचाना था, चाहे इक्रिस सामने हो या कोई और। इस वजह से सभी बचे हुए इटर्नल इमरजेंस की जगह पर पहुंच जाते हैं। फेस्टोस भी अपने डिवाइस के साथ वहां पर आ जाता है और सभी इटर्नल एक साथ उस डिवाइस अनमाइंडेड से जुड़ जाते हैं और अपनी पावर ड्रूइग को दे देते हैं और सेलेस्टियल को सुलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मगर तभी अचानक से बीच में इक्रिस आ जाता है और ड्रूइग को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है। अब चीजें बिगड़ने लगी थी तो सर्सी अकेली ही जिस जगह पर इमरजेंस हो रहा था उस तरफ बढ़ने लगती है और बचे हुए इटर्नल इक्रिस को रोकने लगते हैं। इक्रिस को रोकते हुए बीच में डेविएंट भी आ जाता है, मगर थीना इस बार उसे नहीं छोड़ती और उसे मारकर गिलगमेश की मौत का बदला ले लेती है। फेस्टोस ने अपने डिवाइसेस की मदद से पूरी तरह से इक्रिस की बोलती बंद कर दी थी। अब सर्सी जिस जगह पर पहुंची थी उसी जगह से इमरजेंस होने वाला था। सेलेस्टियल धीरे धीरे धरती से बाहर निकल रहा था। स्प्राइट सर्सी को रोकने की कोशिश भी करती है मगर वो नाकाम होती है। अब सर्सी धीरे धीरे करके उस सेलेस्टियल को जमाना शुरू कर देती है। इक्रिस किसी तरह फेस्टोस के डिवाइसेस से बचकर वहां से छूट जाता है और उड़ता हुआ सीधा सर्सी के पास आता है, मगर वो सर्सी को मार नहीं पाता क्योंकि वो सर्सी से सच्चा प्यार करता था। इसी वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ ही नहीं पाती कि वो सर्सी पर वार करता और सभी इटर्नल और इवन सेलेस्टियल भी एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और तब सर्सी
उस टियामुथ सेलेस्टियल को पूरी तरह से जमा देती है। इक्रिस को इस बात से बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सीधा उड़ता हुआ धरती से बाहर निकलता है और सूरज की तरफ बढ़ता चला जाता है। फेस्टोस सर्सी से पूछता है कि तुमने सेलेस्टियल को कैसे जमा दिया, तो सर्सी बताती है कि जब सेलेस्टियल टियामुथ हमारे अनमाइंडेड डिवाइस से जुड़े तो उनकी पावर भी मेरे अंदर आ गई और इस वजह से मैं उन्हें जमा पाई। तो फेस्टोस कहता है कि अच्छा, हम लास्ट में सेलेस्टियल से जुड़ जाते हैं, इसी वजह से शायद से हम इमरजेंस के बाद भी बच जाते हैं। पूरे समुद्र में टियामुथ का आधा निकला हुआ शरीर बाहर पड़ा हुआ था। अब स्प्राइट चाहती थी कि वो एक इंसान बन जाए, तो सर्सी अपने अंदर बची कुछ अनमाइंडेड की शक्तियों को इस्तेमाल करके स्प्राइट को पूरी तरह से एक इंसान में बदल देती है। अब हमें 2 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। सारी सरकारें समुद्र के बीचों बीच उस आधे निकले हुए सेलेस्टियल से परेशान थीं। सभी लोग इसकी जांच करने में जुटे हुए थे। अब ड्रूइग, मक्कारी और थीना डोमो में बैठकर अर्थ से बाहर निकल जाते हैं। उनका काम अब अर्थ पर पूरा हो चुका था। किंगो वापस बॉलीवुड में चला जाता है। स्प्राइट अब एक इटर्नल से पूरी तरह से इंसान में बदल चुकी है और सर्सी दोबारा डेव विटमैन के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी अचानक से आसमान में अरिशेम प्रकट होता है और अर्थ पर बचे जितने भी इटर्नल्स होते हैं उनको अपनी तरफ बुला लेता है और कहता है कि तुमने एक सेलेस्टियल को मार दिया, वो भी इंसानों को बचाने के लिए। फिलहाल तो मैं इन इंसानों को छोड़ रहा हूँ, मगर तुम्हारी मेमोरी को एनालाइज करके मैं पता करूंगा कि तुमने जो किया वो कहाँ तक ठीक है और फिर उसके बाद अपना रिजल्ट सुनाऊंगा। अब हमें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में डोमो के अंदर दिखाया जाता है। मक्कारी को हफ्तों से अर्थ पे रह रहे इटर्नल्स की आवाज सुनाई नहीं दी थी। उनको समझ आ जाता है कि ये सब अरिशेम का काम है और तभी वहाँ पर 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है जो अचानक से उनके डोमो स्पेसशिप में घुस जाते हैं। उनमें से एक होता है इरोस, जिसको थैनोस का भाई बताया गया है, और दूसरा होता है पिप। वो दोनों यहाँ पर उनके इटर्नल साथियों को ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए आए थे। इसके बाद आता है मूवी का एंड क्रेडिट सीन, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सर्सी को बचाने के लिए डेव विटमैन अपने पूर्वजों की तलवार को दोबारा खोलकर छूने वाला था, मगर तभी अचानक से डेव को पीछे से एक आवाज आती है और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि ब्लेड की थी, द वैम्पायर हंटर। और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।